नमस्कार। तपसराई दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके आज फिर 2-3 खबरें बहुत चर्चा में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। सतपाल मलिक को जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जब भी बोलते हैं वो कोई ना कोई एक नई खबर सामने देते हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर जो उन्होंने दी है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो ज़मीन जो है खेती बाड़ी की ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, उनमें अब महाजन और क्षत्रिय और जो सिख है वो भी उसका लेन देन कर सकें, जिस पे पहले रोक लगी थी। और तीसरा इनकाउंटर अभी भी कश्मीर में भी चल रहा है और पुंछ में भी इनकाउंटर जारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक की जो स्टेटमेंट है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेके करप्शन का बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है सब स्टेटों में 4% तक कमीशन जाती है और यहाँ 15% कमीशन जाती है। बहुत बड़ा आरोप है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट को लेके जम्मू कश्मीर में अंदर बहुत घपले हुए हैं। उनके पास बहुत से ऐसे आदमी, बहुत ऐसे उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन बात जब की उन्होंने कि उनमें RSS का एक अधिकारी की बात की है जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं। दूसरे उस वक्त के जो मंत्री रहे, महबूबा के मंत्री रहे, उनकी बात की है। और उन्होंने कुछ ऐसे नाम तो नहीं किया, लेकिन लोगों के इशारा किया कि जिन्होंने वहाँ पे बहुत से घपले करने चाहे, उन्होंने काम करवाने, यहाँ तक कि उन्हें 150 करोड़ रुपए की ऑफर भी आई है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं। ये वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है और हमने भी देखा उसमें वो राजस्थान में अपनी सजातीय एक समारोह में बोल रहे हैं और उनमें उनमें बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको पता ही है आदर जी, वो जब बोलते हैं तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, कोई मुद्दा रहा हो। वो ये भी कहते हैं कि मेरी नौकरी टेम्परेरी है, पता नहीं मुझे कब हटा दें। वो इसको भी लांघ जाते हैं, वो परवाह नहीं करते। तो जिस प्रकार का जिक्र कर रहे हैं रोशनी एक्ट का, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने या ज़मीनों पे घपले किए, ये किए। उसके अलावा जो इसमें सबसे तवज्जो देने वाली बात यह है, पहली बार ऑन रिकॉर्ड कोई एक सरकार का ही नुमाइंदा, जी भाई, गवर्नर हैं वो नॉर्थ ईस्ट में, और वो अगर ये आरोप लगाते कि संघ के एक बड़े अधिकारी जी और महबूबा मुफ्ती सरकार में एक बड़े मंत्री जो कि दावा करते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 150 करोड़ की उनको ऑफर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेटरी लेवल के भी अधिकारी आए, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगा। तो आखिर ये अगर संघ के अधिकारियों के खिलाफ इस तरह के संगीन आरोप हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर संघ की जो छवि है उस पर तो धब्बा लगेगा ही लगेगा। और दूसरा, वो आखिर कौन शख्स है? उन्होंने इशारों में बात की है, जबकि उनको ये चाहिए था। वो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने लाजमी तौर पर नाम खोलेंगे कि वो संघ का कौन सा अधिकारी है। और हालांकि आदर जी, ये भी बात काबिल गौर है कि पिछले दिनों ये भी अफवाहें पॉलिटिकल सर्कल में उड़ती रही कि संघ के कुछ अधिकारी यहाँ बैठ के ज़मीनों का कारोबार करने में बैठ गए हैं। तो ये सब एक जांच के विषय, बड़ी जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जांच CBI ना करे, सरकार की एजेंसी, ये जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जैसे होनी चाहिए। आखिर इतना बड़ा गंभीर आरोप जो लगाया गया है एक गवर्नर, मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नॉर्थ ईस्ट में है, इसी सरकार का बनाया हुआ, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ा सबको एकदम सनसनी फैला दी आरोप है। और इसमें तो एक उच्च स्तरीय हाई लेवल की मॉनिटरिंग करे सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज, चाहे जांच किससे भी कराएं, वो CBI से कराएं, लेकिन मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट जज करे। आखिर ये पता चले 150 करोड़ को 1.5 रुपया नहीं है जी बिल्कुल। 150 करोड़ के पीछे अगर रिश्वत देने की बात थी 2 फाइलों की, तो वो तो हजारों करोड़ का खेल होगा, तभी 150 करोड़ की ऑफर की गई। तो मैं समझ ये बड़ा सनसनीखेज खुलासा है एक गवर्नर से, उस गवर्नर से जो कि सरकार ने बनाया। पहले जम्मू कश्मीर में रहे, उसके बाद उनको गोवा भेजा गया, आजकल वो नॉर्थ ईस्ट में है। और उनके बयान अक्सर जो है पॉलिटिकल सर्कल में खास तौर से चर्चा का बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त वो बहुत पहले भी संवैधानिक पोस्ट पे थे, अभी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये फर्ज बनता है कि उन चीजों को सामने लाए और इमीडिएटली इसके ऊपर जांच करवाई जाए कि कौन वो लोग हैं, कौन वो मंत्री हैं। जैसा आपने कहा, संघ का नाम बदनाम हो रहा है। बिल्कुल, संघ इसका जब नाम आ गया है, संघ का अधिकारी का नाम आ रहा है, कौन है वो संघ का अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहा है? इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, संघ की एक अलग सी छवि है। हाँ।
उस संघ का कौन अधिकारी है जो इस प्रकार की डील कर रहा था? जी, जी। अंबानी का नाम बकायदा लिया बिल्कुल, उन्होंने, बिल्कुल। बड़े बड़े उद्योगी घरानों पे। अच्छा, अंबानी अडानी को लेकर वैसे ही सरकार पे गंभीर आरोप लगते आ रहे, लगातार विपक्ष लगातार हमलावर है। खासतौर से राहुल गांधी की बात करें, वो हर अपनी जनसभा में बिल्कुल, आरोप बिल्कुल। लगाते हैं। तो ये जो ताजा एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, इसने मान लो कि विपक्ष को एक हथियार और दे दिया है कि मोदी सरकार पर हमला करने के लिए, कि भाई इसकी जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच तभी होगी क्योंकि सारी, उन्होंने ये भी कहा कि जी, अगर जी। मैं करप्ट होता तो मेरे दरवाजे पर ईडी, इनकम टैक्स, जी, तमाम सरकारी एजेंसी आई थी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। चूंकि 5 कुर्ते पजामे लेके आया था, 5 कुर्ते पजामे लेके वापस चला गया। तो ये उन्होंने जो अपना दम ठोका है ये कहकर कि मैं, मेरी छवि बड़ी ईमानदार की है, समर्पित है, तो ये भी एक काबिल गौर तथ्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। सीजिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। वो जैसा कि एक लॉ बना था कि उन्होंने कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो सिर्फ़ जो जाट जान दूसरे किसान हैं वही वो खरीद सकते हैं। दूसरी बिरादरी के जैसे महाजन, क्षत्रिय और सिख वगैरह उसको नहीं लेन-देन खरीदो-फरोख्त में कर सकते। अब उसमें एक चेंज लाई है कि उन्होंने वो नया ऑर्डर निकाला है कि महाजन, क्षत्रिय और सिख भी इन ज़मीनों को खरीद-फरोख्त में ले ला सकते हैं। हालांकि पहली नज़र में अदर जी ये स्वागत योग्य कदम लगता है, लेकिन मेरा अपना मानना है ये जो 3 जातियां हैं, खत्री, महाजन और सिख, इनमें खासतौर हमारे सूबे की बात करें, जम्मू कश्मीर का ही है, इसमें बहुत कम, इन तीनों कम्युनिटियों से बहुत कम लोग अब एग्रीकल्चर में रह गए हैं। पर बच्चे पढ़ लिख गए हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, कोई इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये और एक दूसरा एक और फर्म आर्डर हुआ है कि जिनके यहाँ मौतें हुई है कोरोना से, उनको बिल्कुल, 50,000 रुपये 50,000 कंपनसेशन दिया जाएगा। जानकार ये कह रहे हैं, सत्ता के गलियारों में, पॉलिटिकल सर्कल में ये आम चर्चा शुरू हो गई है सुबह से कि चूंकि अमित शाह आ रहे हैं 24 तारीख को, और उनके आने से पहले एक जमीन तैयार की जा रही है, और ये इशारे कर रहे हैं कि केंद्र सरकार शायद चुनाव करवाने का मूड बना रही है। हालांकि चुनाव 31 मार्च को जब रिपोर्ट देगा परिसीमन में, उसके बाद डेट तय हो पाएंगी। लेकिन इन तमाम कवायदों से अब ये लगने लगा है कि केंद्र सरकार चुनाव की एक भूमि तैयार कर रही है, पृष्ठभूमि, और उसी के मद्देनजर यह तमाम तरह के जो कहा जाए मिठाइयाँ बांटने की कोशिश की जा रही है। जी, जी। तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि पता ही आपको, पुंछ में जो एनकाउंटर चल रहा है, वो अभी तक सेना प्रमुख के आने के बाद उसमें तेजी लाई है। सेना ने सब तब से गिराव कर दिया है और इनकी पूरी कोशिश है आतंकवादियों का सफाया किया जाए। उसी सिलसिले में कश्मीर में शोपियां में आज सुबह भी इनकाउंटर हुआ और वहाँ 2 आतंकवादी मारे गए और हम बदकिस्मती से कह सकते हैं कि हमारा एक जवान भी शहीद हो गया और उसमें 2 जख्मी भी हुए हैं। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये कब तक ये पुंछ वाला जो है, ये एक बहुत ही विशाल रूप ले रहा है। ये कोई अलग सा, जैसे वो करगिल जैसा लग रहा है कि वो कहीं वहाँ पे आकर बैठ तो नहीं गई, स्थान तो नहीं बना लिया कि अभी तक सेना के वो घेरे में तो आए हुए लेकिन काबू नहीं आ पा रहे। नहीं, बिल्कुल आम ठीक कहा आदर्श जी। आपको याद होगा कि सन 2003 के मई और जून में लगातार 2 महीने तक सुरनकोट के बहुत दुर्गम ऊपर इलाके में हिल काका जी, जी। पर इसी प्रकार का सेना को बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। जानकार ये भी कहते हैं कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में अब तक का सबसे बड़ा अभियान था वो, जिसमें लश्कर के लोगों ने वहाँ पक्के बंकर बनाए, वहाँ पर 3-4 महीने का खाना मिला और वेपन इतनी बड़ी मात्रा में मिले थे, गोला बारूद तमाम तरह का चीज़ें मिली थी। तो मुझे लगता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इस प्रकार की भी खबरें आ रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने हथियारों के बिना की, लेकिन हथियार जो है वो जो ड्रोन आते रहे वो वहाँ गिराते रहे। इसमें फिर मैं कहूँगा जिस प्रकार कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, ठीक उसी तरह आखिर ये इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करती हैं? ये काम इंटेलिजेंस एजेंसियों का है। आर्मी को तो आखिरकार आखिर लड़ना ही पड़ता है। और हमारी सेना के बारे में बहादुरी के असंख्य किस्से हैं। सेना किन्हीं भी स्थितियों से भिड़ने को तैयार रहती है, उसका हौसला हमेशा बुलंद रहता है। इसीलिए कल जनरल नरवणे भी आए, उन्होंने हौसला अफजाई की। लेकिन ये चिंता का विषय, शोपियां की बात करी, शोपियां में एक हमारा जवान शहीद हो गया। देखिए, मिलिटेंट कितने भी मारे जाएं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता होती है जब जवान की शहादत होती है। जवान, मिलिटेंट आप 1000 मार दीजिए क्योंकि वो देशद्रोही हैं, लेकिन एक जवान की जब शहादत होती है और ऐसे त्यौहार के दिनों में उनके घरों में जब ऐसी खबर जाएगी कि शहीद हो गया उनका लाल, तो वो घर वालों की पीड़ा वो सहज समझ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो मीडर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घने जंगलों के अंदर छुपे बैठे हैं, उन पर आर्मी अगले कुछ समय के अंदर
उनका नस्तनाबूद कर देगी, उनका मटिया मीट कर देगी। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव।